स्टेज पर बुलाया है और इनसे इनका एक्सपीरियंस ना जाने तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो विषम परिस्थितियां जब लोग परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है और कैसे इसका सामना करें, आप लोग डटे रहे, क्या अनुभव था, थोड़ा बताइए। जी, मैं जय किशन, सीएम साहब की तरफ से एक कंट्रोल रूम बना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर। हर जगह कंट्रोल रूम बनाए गए थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी एक कंट्रोल रूम बना था, जहाँ पे ये था कि अगर कहीं भी राजस्थान में कोई जनता है जो इस इंफॉर्मेशन से वंचित रह गई है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या दूसरी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जिनको मदद नहीं मिल रही है, वो यहाँ पीसीसी कंट्रोल रूम से मदद ले रहे थे। जो हम लोग उनकी क्वारीज आ रही थी उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कहाँ उनको बहुत ज़्यादा अगर लोग सीरियस है तो उनको एडमिट कराना था, जहाँ कोई छोटी मोटी उनको प्रॉब्लम थी तो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के वाली जगह पे हम लोग उनको भेज रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश छत्री है। अच्छा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग पैनिक हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे और आप लोगों से जब बात करते होंगे तो वो सिचुएशन को हैंडल करना बहुत चुनौती थी, वो कैसे किया? वही मैं बता रहा हूँ कि एक फैमिली मेरे उसमें अंडर में आई थी रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब, जिसके अंदर फैमिली में 4 मेंबर थे और चारों कोरोना पॉजिटिव। उसमें 3 की RS है। जो सबसे छोटी लड़की थी उनकी, उसकी उम्र करीब 15-16 साल थी, और वो जब वो हॉस्पिटल में भाग रही थी और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और पिताजी के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तब वो हमसे गुहार कर रही थी। हमने जब रात को उसको पूरी व्यवस्थाएं दिलाई और वो खुद पॉजिटिव होने के बावजूद पूरी भाग रही थी, और जब हमारी तरफ से उसको ऑक्सीजन का दिलाई गई, उसको इंजेक्शन दिलाया गया, जब नेक्स्ट 3 दिन बाद जब वो ठीक हुई तब वो हमारे पीसीसी में आई और हमारा धन्यवाद किया। तब रात को एक बार तो हमारे कई बार आंखों में हमारे खुद के आंसू आ जाते थे देखते हुए कि लोग, मतलब एक परिवार में 4 जने और 4 जने पॉजिटिव थे और वो किसकी कैसे एक दूसरे की मदद करें। लेकिन जब हम लोग को बहुत शांति मिलती थी जब हम उनकी मदद करते थे और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि ये गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके, और उनको रात को हमने 2-2 3-3 बजे तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जो हमें घर से, हमें खुद के, मेरे घर से मैं लड़के कंट्रोल रूम में आया था क्योंकि घर वाले निकलने नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद मैंने उसकी करीबन 45 दिन तक कंट्रोल रूम हमने संभाला इसको और लोगों को सुविधाएं दिलाई। 45 दिन तक कंट्रोल रूम में, घर परिवार से दूर, आपने कैसे सामना किया? सर एक्चुअली मैं बताऊं कि ये एक्सपीरियंस जो कंट्रोल रूम का जो था कोरोना का काल के टाइम पे, वो मतलब कि एक बहुत दुख था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिली, ऐसी ऐसी चीज़ अनुभव हुए कि जहाँ पैसे वाले भी थे, सब कुछ थे उनके सामान, लेकिन कई जगह ऐसे था कि माँ बाप अगर पीड़ित हैं तो मतलब ना तो परिवार में उनको किसी ने संभाला, उनके मतलब परिवार वाले भी उनको छोड़ छोड़ के जा चुके थे, तो उनकी परिस्थिति मतलब रोते थे। हमारे पास रात को 1-1 2-2 बजे फ़ोन आते थे कि सब कैसे भी करके हमारी मदद कीजिए, कोई संभालने वाला नहीं है। मतलब कि क्या बताएं कि उस टाइम आंखों में आंसू आते थे, लेकिन फिर भी हम परिवार को छोड़ करके उनकी हेल्प करें। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है। आपके परिवार की तरफ से भी कहा गया होगा? जी, हमारे परिवार की तरफ से यही बोला गया था कि हम खुद भी अपनी जान पे खेल के बाहर निकल रहे थे, तो उस समय हमारी मदर को, हमारे फादर को, सबको चिंता थी। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, सब लोगों की सेवा करते करते मैं भी खुद आईसीयू में पहुंच गया था, पर ऊपर वाले की देन है और भगवान की देन है कि हम पहुंच पाए इस कंडीशन में और इस समस्या को झेल पाए और इससे उभर पाए। थैंक यू सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये आपसे रहेगा, कैसा महसूस होता है जब बहुत से लोग घर पर, मजबूरी थी नहीं निकल पाए, उस वक्त आप निकले, लोगों की जान बचाई, महसूस कैसा होता है? मेरा नाम खांगराम चौधरी है। उस टाइम घर से घर वाले बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन ये था कि नहीं, हम किसी की जान बचाएं, इसके लिए हम आगे संघर्ष के लिए आगे खड़े रहते थे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी उन खास योद्धाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए सर। तो अब मैं चाहूंगा कि श्वेता और देखिए, बहुत जरूरी है, एक स्वस्थ समाज की जब बात की जाती है तो स्वस्थ समाज देश की ताकत होता है, और देश की ताकत मजबूत कब होगी? जब हर एक बच्चे को प्रॉपर टीका लगवाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका आप सामना करते हैं, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, और सरकार भी ये कोशिश करती है कि वो टीकाकरण की जानकारी
लोगों तक पहुंचाई जाए। और उसी बारे में अब हमारा अगला सेशन है, जिसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार चौधरी जी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चाइल्ड हेल्थ मिशन के, और साथ ही डॉक्टर देवेंद्र सोडी जी हमारे साथ स्टेट नोडल ऑफिसर जुड़ेंगे। और श्वेता भट्टाचार्य से मैं कहूँगा कि वो बातचीत करें और वो जो भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है वो लोगों तक पहुंचाएं। तालियां। लेकिन उससे पहले श्वेता, मैं चाहूंगा कि जो मेहमान हमारे साथ में आए हैं, खास मेहमान, उनका एक बार आप स्वागत करें। प्लीज आइए। जोरदार तालियां। डॉक्टर प्रदीप कुमार चौधरी और डॉक्टर देवेंद्र सोडी। थैंक यू हिमांशु। तो जैसा कि मेरे सहयोगी हिमांशु भी बता रहे थे कि स्वस्थ समाज देश की ताकत होती है, और हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखी कि इस तरीके से सरकार की, राजस्थान सरकार की पहल रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ हमने जच्चा बच्चा की बात की, किस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार जो है वो कदम आगे बढ़ा रही है। अब बात टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में टीकाकरण, वैक्सीनेशन जो है उसने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि कोरोना के वक्त सबको लग रहा था वैक्सीन कौन सा देश जो है वो पहले बना लेगा, और उस वक्त हमें शायद टीकाकरण कितना इम्पॉर्टेंट है वो भी समझ में आया, और भारत ने किस तरीके से काम किया ये सबने देखा। और मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी लोग वैक्सीन ले चुके होंगे। हाथ उठाएंगे जरा, सभी लोग, सभी का हाथ ऊपर है, और ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। बहुत बड़ी आबादी, और न सिर्फ भारत ने अपने यहाँ ही टीकाकरण चलाया, हमने हेल्प भी किया दूसरे देशों के लिए। तो जोरदार तालियां अपने लिए पहले। अब हमारे खास मेहमान डॉक्टर प्रदीप, जो कि चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो खासकर टीकाकरण जब हम बात करते हैं तो बच्चों की याद पहले आती है, और बच्चे क्योंकि देश का भविष्य है, तो किस तरीके से वो स्वस्थ रहेंगे तो देश मजबूत होगा। तो सबसे पहले प्रदीप जी आपसे ही जानना चाहूंगी, फिर मैं देवेंद्र सर के पास जाना चाहूंगी, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अगर आज की डेट में बात करें जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उसको लेकर। थैंक यू। वैक्सीनेशन की बात हो रही है। अब इससे पहले वाले सेशन में हमने जो वेरियस प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं बच्चों के लिए उनकी बात की। वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब 5 साल तक जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो उसकी लाइफ का बहुत क्रूशियल पार्ट है उसका, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो चाहे वो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। और अगर वो 5 साल में जितनी कम बार बीमार पड़ता है तो उसकी जितनी भी बॉडी में एनर्जी जो जारी है वो उसके डेवलपमेंट में यूटिलाइज होती है। जितनी बार वो बीमार पड़ेगा उतनी ही बार उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगी। और आप देखेंगे जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, चाहे वो न्यूमोनिया से हो चाहे वो डायरिया से हो, उन बच्चों की लाइफ लॉन्ग जो ग्रोथ है, आगे जाके जो उनका हाइट और वेट होना है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और ये आपके इंटेलेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम में वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, कुछ वैक्सीन बच्चा पैदा होते ही दिए जाते हैं, उसमें BCG जो टीबी के लिए दिया जाता है वो टीबी से बचाता है, हेपेटाइटिस B दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। अब ओरल पोलियो वैक्सीन की मैं बात करूं, जो ओरल पोलियो वैक्सीन का बजट है जो वैक्सीन लगाने में लग रहा है, और इंडिया उसे एलिमिनेट भी कर चुका है, एंड वी आर OPV फ्री स्टेटस, कुछ रैंडम केस कभी मिलते हैं तो वो वैक्सीन डिराइव्ड ही होते हैं। इन्फेक्शन इंडिया में अभी ओरल पोलियो का जो वैक्सीन लगा उसके बाद से हम उस स्टेज में नहीं है। तो पहले जो अर्ली ऑन जो बजट होते थे उन लोगों के लिए जिनको पोलियो हुआ, उनको डिसेबिलिटी हुई, वो पूरी लाइफ डिसेबिलिटी के साथ रहेंगे, और कुछ अगर सर्जरीज करके कुछ हम ठीक कर भी पाए तब भी वो एक सोशल जो उसकी जो लाइफ होती थी उस आदमी की या उस जो भी व्यक्ति है उसकी, वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज होती थी। उस
को हमें कुछ अनुदान देने होते थे एज इंसेंटिव। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को हम कुछ इंसेंटिव दे दें, मंथली ट्राईसाइकिल्स दे दें। बट फिर भी उस सारे बजट से भी कम बजट में हमने वैक्सीन लगाया और हमने 95 से ड्राइव शुरू की थी और हम आज पोलियो फ्री हैं। यानी कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पोलियो की वजह से हैंडीकैप होगा। ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ही जो दूसरे वैक्सीन हैं हमारा, जैसे पेंटावेलेंट है जो हमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हमारा उसमें हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा भी एक होता है और उसमें ये 5 हम जो बीमारियां होती है इससे बचाता है। अगर ये बच्चे को वैक्सीन लगते हैं तो वो बहुत कम बीमार पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कुछ सालों पहले तक जो डायरिया है वो सेकंड लीडिंग कॉज था। 5 साल तक के बच्चों में जो मौत होती है उसमें सेकंड लीडिंग कॉज था डायरिया। अभी वो नंबर 4 या 5 पे आ गया है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ रोटा वायरस। और भी चीज़ें होती है, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन भी होता है। बट जितना कम बच्चा बीमार पड़ेगा शुरू के सालों में, 5 साल या 8 साल या 10 साल तक, तो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट जो मोस्टली 8 इयर्स तक कंप्लीट हो जाता है, उसकी हाइट, वेट, उसका इंटेलेक्ट, वो सब अच्छा रहता है और हमें एक प्रोडक्टिव कंट्री की एक स्थापना हम कर पाते हैं। क्योंकि यही बच्चे आगे जाके यूथ का पार्ट बनते हैं और फिर जाके ये देश को आगे बढ़ाते हैं। सो दैट वे इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट। बिल्कुल और यही हम कह भी रहे थे कि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। एक बात आपने सर कही पोलियो को लेकर, तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि एक बार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि भारत बहुत पहले ही पोलियो मुक्त हो चुका है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, जिसमें मैं जाना नहीं चाहूंगी, पहले आप कह लीजिए 10 में से सर अगर 10 घर हम देखें तो कितने बच्चे पोलियो ग्रसित होते थे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो देवेंद्र सर? 10 घर की अगर हम बात करें तो उसमें से कितने घर में बच्चा जो होता था पोलियो ग्रसित मैम होता? इतना ज़्यादा रेट भी नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें तो आज की तारीख में आपको कोई भी बच्चा इस तरीके का नहीं दिखेगा कि जिसमें पैर में उसके लिम्प हो, Yes. उसके पैर कमज़ोर हो गया हो या उसका हाथ कमज़ोर हो गया हो। तो पोलियो वायरस की जो हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पोलियो हमने वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया है। अभी भी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी 4-5 केसेस हैं और पाकिस्तान में भी इस साल के 2 केसेस अभी तक के हैं, अगर मैं 29 अगस्त के WHO के बुलेटिन की बात करूं तो। और लेकिन जो इंडिया है, वो पोलियो का लास्ट केस इंडिया में जो आया था वो आया था हमारे पास 2011 में, और हमारे राजस्थान में लास्ट केस आया था 2009 में। तो 2011 के बाद से हम 3 साल पोलियो फ्री रहे, तो WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन के साथ इंडिया को भी पोलियो फ्री घोषित कर दिया। इसके लिए एक बार ताली हो जाए सर, जोरदार ताली। भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर्स का रहा है। देवेंद्र सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो भारत और खासकर राजस्थान की बात करें तो आप इसे कहाँ पाते हैं? मैम, हम वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, जो हम एक नियमित टीकाकरण की बात करते हैं, तो ये एक पब्लिक हेल्थ का लार्जेस्ट रनिंग प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इसमें हमने इंडिया में 1978 में इसकी शुरुआत की थी, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। वो थोड़े से एरियाज़ में था, कुछ अर्बन एरियाज़ में। धीरे धीरे चल के 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, जिसमें कि हम 5 वैक्सीन बच्चों को दिया करते थे और वो 7 तरीके की बीमारियों से बचाया करती थी। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो गवर्नमेंट जो वैक्सीन देती है बच्चों को निःशुल्क, विदाउट एनी कॉस्ट, तो वो 10 वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं जो बच्चों को लगभग 11-12 तरीके की जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनसे बचाती है, जो खतरनाक बीमारियां उनसे बचाती हैं। आज की तारीख में अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 30 के करीब आ गई है। जो हमारा लक्ष्य है हम उसे आगे चल के और भी कम करेंगे। तो ये जो ओवर द ईयर्स जो प्रोग्रेस हुई है, हमारी वैक्सीन बहुत हमने ऐड की हैं हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट में, और जो हमारी बीमारियां हैं उनको भी हम खात्मे की ओर ला रहे हैं। अगर हम बात करें पोलियो की बात करें तो हमें स्मॉल पॉक्स की बात भी करनी चाहिए, जो हमने 1977 में इरेडिकेट कर दिया था। लास्ट केस सोमालिया में आया था स्मॉल पॉक्स का। आज किसी भी चेहरे पे आप वो दाग नहीं देखते, वो स्कार्स नहीं देखते जो कि पहले हुआ करते थे। हम बात करें तो हमने नियोनेटल टेटनस जो है उसको भी एलिमिनेट कर दिया है 2016 में।
तो ये नियोनेटल टेटनस वो है जो छोटे बच्चों में, जब बच्चा जन्म चाहता है उसको टेटनस की तकलीफ हो जाती है। तो हमने स्मॉल पॉक्स को हटाया है, हमने पोलियो को हटाने के लिए हम अग्रसर हैं, हम नियोनेटल टेटनस की बात कर रहे हैं, उसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। और आगे जो भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का प्रण है, हम मीजल्स रूबेला, ये जो 2 बीमारियां हैं, इनको भी हम एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमें दिसंबर तक का टारगेट दिया गया है। तो जल्द ही हम इन बीमारियों को भी जो एक पृथ्वी से हम हटाने में कामयाब रहेंगे। चलिए, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है मेहनत रंग लाती है। डॉक्टर प्रदीप, बच्चों की खासकर बात करें तो पहले जो टीके लगते थे, टीकाकरण जो होता था, वो बहुत लिमिटेड थे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से, अगर 5-10 साल अगर हम देखें तो 12 साल तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 साल तक के बच्चों को टीका लगता है। और इसमें कौन कौन से टीके इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि कई बार मैंने देखे हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के जो डॉक्टर्स देते हैं रिसिप्ट, उसमें रहते हैं कि ये आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू ऑप्ट। तो आप अगर एक्सप्लेन कर पाएं कि कौन कौन से टीके बेहद ही ज़रूरी है जो लेने ही चाहिए, और किसको आप ऑप्शनल के तौर पर रख सकते हैं अगर आप इम्यून बूस्ट की बात करते हैं बच्चों में। देखिए, पब्लिक हेल्थ जो होता है, जन स्वास्थ्य, ये सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। और वैक्सीन जो बनाती है कंपनियां, वो जो भी नई कोई रिसर्च सामने आती है वो उस पर वैक्सीन बना देते हैं। और कई वैक्सीन, जितने भी तरह के वैक्सीन हैं, सारे आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर राजस्थान के लेवल पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि कौन सी बीमारियां हमारे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, या कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो का वैक्सीन है, तो ये क्यों प्रायोरिटी पे आया? जो डिसेबिलिटी पोलियो कोज कर रहा था और जो इस वैक्सीन का इन्वेस्टमेंट था, वो उससे बहुत बेटर सिचुएशन थी। और आप किसी भी देश में देख लीजिए, जो विकसित जिनको आप बोलते हैं, उनका जो प्राइमरी हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ पे जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा ही एक हेल्दी कंट्री को आगे जाके बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में आपने देखा कि अगर सभी लोग एक साथ बीमार पड़ जाएंगे तो आपका कितना भी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यू कैन नॉट एड्रेस द डिमांड। सो बेहतर तरीका क्या है कि लोग बीमार ही नहीं पड़े, और इसके लिए हमें फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है, तो जिस पर्सन को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा उसके लीवर को वो लगातार डैमेज करेगा और लाइफ लॉन्ग वो उस बीमारी के साथ जिएगा। एक हमारा वैक्सीन लगाते हैं हम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो हमारे बच्चे को निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाता है। डिप्थीरिया एक बहुत कॉमन बीमारी थी पहले, जिससे काफ़ी बच्चों की मौतें हो जाती थी। पर्टूसिस, जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं। टेटनस, जिसका कोई इलाज ही नहीं था, अगर किसी को टेटनस हो जाए तो इलाज बड़ा मुश्किल था। अगर बहुत किस्मत वाले आप हों और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पहुंच गए और वहाँ पे आपको जो सीरम होता है वो मिल गया तो आप बच जाते थे। तो सरकार को प्राथमिकताएं वैसे ही तय करनी पड़ती है कि कौन सी बीमारी में हम पहले हमें प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। तो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर, जैसे सर बता रहे थे अभी, देवेंद्र सर, वैक्सीन ऐड होते गए। पहले हम 3 लगाते थे, डीपीटी, उसमें डिप्थीरिया था, पर्टूसिस था, टेटनस था, फिर हमने 5 कर दिए। हम उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। हमने ओरल पोलियो के साथ अब इंजेक्टेबल पोलियो भी लगाना शुरू कर दिया है। हमने हेपेटाइटिस को बर्थ पे लगाना शुरू कर दिया है। हमने पहले हम 9 मंथ पे लगाते थे मीजल्स, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में मोर्टिलिटी का, निमोनिया होके और बच्चा सीरियस होके मर जाता है। उसके साथ हमने ऐड किया रूबेला, क्योंकि रूबेला भी आगे जाके स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनमें वन ऑफ द कॉज ऑफ अबॉर्शन निकल के आता है। सो सरकार को, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। फिर कोविड आ जाता है, तो कोविड वैक्सीन एक इतना बड़ा प्रोग्राम था। सो इट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड कि हमें पहले किस पे फोकस करना चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लेवल पे जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, दे आर ऑल स्टडी एंड लोड बेस्ड, कि ये तो बच्चे को कम से कम लगाए ही जाने चाहिए। उसके ऊपर डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स एंड डिपेंड्स ऑन फैमिली कि वो आगे और भी कौन कौन से लगवाना चाहते हैं। बट जो भी पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं वो सारे सरकार लगवा रही है। एक और बात इसमें, इसी सवाल में एक और सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अभी प्रदेश की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं योजनाएं या जो वैक्सीनेशन है, और जो प्रदेश के लेवल पे अगर बात करें तो वैक्सीन है वो लगाना चाहिए बच्चों को। लेकिन प्रदेश में अगर बच्चों की बात करें तो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव, ऐसे कोई अभियान चलाए जा रहे हैं?
अभी फिलहाल सर? जी मैम, ये हम समय समय पे ऐसे अभियान चलाते रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये रहता है कि हम अपने 100% जो बच्चे हैं हमारे प्रदेश में हम सबको वैक्सीनेट कर सकें। वैक्सीनेट करने का भी ये मतलब है कि हम उन्हें वो सारी वैक्सीन दे सकें जो कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 1-2 डोज लेने के बाद कई बार छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे किसी और वजह से उनके पेरेंट्स जो हैं वो काम पे जाते हैं, वो बच्चों को लगवा नहीं पाते। तो हम इस तरीके की टाइम पे ड्राइव्स चलाते रहते हैं। जैसे पोलियो से रिलेटेड हम हमारा पोलियो कैंपेन चलाते हैं जिसे हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं। उसी तरीके से हम मीजल्स रूबेला के कैंपेन कई बार हमने चलाए हैं। इस समय हमारा मिशन इंद्रधनुष एक कैंपेन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2014 में स्टार्ट हुआ था दिसंबर में। वो अभियान भी इस साल चल रहा है मिशन इंद्रधनुष का। उसके 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा चरण अक्टूबर में 9 तारीख से शुरू होगा। तो ये मिशन इंद्रधनुष में भी जो भी 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो किसी वजह से जिनको टीके लगना रह गया है, तो उन बच्चों को हम तलाश करके एक सर्वे कराते हैं। हम अपनी ANM से और हमारी जो आशा सहयोगिनी हैं उनसे सर्वे कराते हैं। तो जो कोई भी बच्चे इस तरीके से छूट जाते हैं किसी वजह से टीकाकरण में, तो ऐसे स्पेशल कैंपेन्स चला के हम उन बच्चों का टीकाकरण करते हैं। सर, क्योंकि आपने बात की कि बच्चे कई बार ड्रॉप आउट हो जाते हैं 1-2 टीके लेने के बाद, या तो उनके माँ बाप उन्हें लेकर नहीं आते। आपने सर्वे भी कराया, तो इसमें क्या निकल कर सामने आया कि क्यों बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं? क्योंकि लोगों को जागरूक करना बेहद ही ज़रूरी है, और लोग जागरूक होंगे। जैसे पोलियो को लेकर, पोलियो ड्रॉप को लेकर कह सकते हैं देश में लहर सी है, तो सभी माता पिता खुद बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिलाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें सामने आई कि सर्वे के दौरान कि इस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, और उसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? अगर हम आज की बात करें तो जस्ट मैं अभी अपना डेटा देखा था, तो हम 89% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है राजस्थान की। तो लगभग ये मान के चलिए कि 10 से 11% बच्चे होंगे जो कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग शायद छूट रहे हों, लेकिन एक्चुअल में वो छूट नहीं रहे। कई बच्चे ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज़ में जो कि हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, उनका डेटा प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स द्वारा हमसे शेयर नहीं किया जाता। हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं, हमारी ACS मैम है, हमारे MD सर हैं, हमने कुछ चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े या जहाँ पे बच्चों का टीकाकरण होता है उनको हमने एप्लीकेशंस के पासवर्ड भी दिए हैं जिससे कि वो अपना डेटा भी हमारे उसमें एंटर कर सकें। छूटने की जो मेन वजह आप कह रहे हो ड्रॉप आउट बच्चों की या लेफ्ट आउट बच्चों की, वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है। आज की तारीख में ऐसी कोई इम्यूनाइजेशन के प्रति लोगों में रेजिस्टेंस नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन कुछ लोग टीका लगने से जो बुखार आ जाता है उस वजह से डर जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो ये जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, बुखार आना कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो एक हमारी बॉडी का रिएक्शन है। जब एक बाहर का एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो वो बुखार आना एक नॉर्मल बात है। उसके लिए जब भी टीका लगता है उसको 1/4 पैरासीटामोल की दवाई दी जाती है बच्चे को, और माँ से कहा जाता है कि अगर थोड़ा तेज बुखार हो तो उसको ठंडे पानी का पट्टी भी करें। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हो सकती हैं कि भाई बुखार आ जाता है इसलिए वो ना कराते हों। कुछ बच्चे ट्रांजिट में होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस वजह से कोई उनकी एक आध डोज छूट जाती है। अदरवाइज इसके अलावा या जो अब अवेयरनेस की बात करो, तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर नहीं है अपने बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए, और सरकार इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। जैसे अब हम आज आपके साथ बैठे हैं तो ये भी एक तरीके से लोगों तक ये बातें पहुँचेगी टीकाकरण के लिए, और उसी तरीके से प्रिंट मीडिया हो गया, हमारे सोशल मीडियाज़ पे हम हमारी चलती रहती हैं, हमारे पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स हम ये लगाते हैं। हमारे जो धर्म विशेष के धर्म गुरु होते हैं हम उनसे अपील करवाते हैं टीकाकरण के लिए। हमारे जो वार्ड पंच हैं, हमारे वार्ड काउंसलर्स हैं, हमारे सरपंच हैं, ये लोगों से हम गांव-गांव में इन लोगों से अपील करवाते हैं कि जब भी इनकी सभाएं होती हैं तो ये एड्रेस करते हैं लोगों को और टीकाकरण की इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम यही मान के चल रहे हैं, और आगे का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम जो अपना पूर्ण टीकाकरण है वो 89% से बढ़ा के 95% तक जल्दी ही ले जाएंगे। अगर मैं सर रैप अप करने के लिए कहना चाहूँ कि अगर आपको यहाँ से अपील करनी होगी, क्योंकि यहाँ भी कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, और मैं चाहूँगी क्योंकि ये अभी इस वक्त टीवी पर भी टेलीकास्ट हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हो रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #TNNB, क्योंकि ये हमारे चैनल का हैशटैग है, और नवभारत नवनिर्माण मंच, इसको भी हैशटैग इस्तेमाल करके आप लोग अपनी राय भी दीजिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब छोटा बच्चा इस दुनिया में पहली बार आता है तो उसके आसपास बीमारियां बहुत सी होती हैं, बहुत से वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो पहली बार इन चीज़ों के लिए एक्सपोज होता है। तो कोई भी पेरेंट अगर अपने बच्चे को एक अच्छी स्वस्थ
ज़िंदगी देना चाहता है तो सर्वोत्तम उपहार यही होगा कि हम जितने भी टीके, ज़रूरी टीके हैं, वो अपने बच्चों को लगवाएं। हम सरकार के लोग तो ये कहते हैं आप 5 साल में 7 बार अपने बच्चों को हमारे पास ले आइए। हम जो भी जानलेवा बीमारियां हैं, हमारे पास 11 से 12 तरीके की जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, उनसे आपके बच्चों को बचाने में सक्षम रहेंगे। और ये जो हम बात करते हैं कि एक बहुत ही सिंपल इफ़ेक्टिव तरीका है अपने बच्चे को सेफ़ रखने का, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उतना ही हमारा पैसा लगता है, धन लगता है, उतनी हमारी एनर्जी, ऊर्जा लगती है, हमारा जीवन भी उस पर एट स्टेक हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को, मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो लोग इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे भी सभी से अपील करूँगा कि ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो भी हमारे घर में एक नन्ही जान आती है तो हम उसे सबसे पहले जो हमारी गंभीर बीमारियां हैं उनसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या लेफ्ट आउट हो जाते हैं कि वो भी इसमें शामिल हो और 89% से 95 तक नहीं 100% अचीवमेंट हो पाए इस टीकाकरण के क्षेत्र में भी? क्या अपील करना चाहेंगे? जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चले जाते हैं, उनका जब तक उनमें जन भागीदारी नहीं होती, हम चाहे जो कहते हैं ना कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ लेकिन कोई खरीदने नहीं आएगा तो आप कैसे अपना सामान बेचेंगे। और ये सामान आपके बच्चे के लिए आवश्यक है और ये सामान फ्री में उपलब्ध है। और इसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ भी होती है, बुखार आ गया, उसके इलाज के लिए भी सब कुछ फ्री, दवा, फ्री जांच, फ्री सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये जिम्मेदारी सरकार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता इसमें दिखाई है कि राज्य में हर व्यक्ति निरोगी रहे और अगर उसे कोई रोग हो भी जाए तो वो उसको ठीक करवाने के लिए जहाँ भी उसको सहज लगे, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, वहाँ आ सके। वैसे ही इसमें जो अगला कदम है वो जनता की तरफ से, माता पिताओं की तरफ से होना है। उन्हें भी ये समझना होगा कि उनके बच्चे के लिए और उनके बच्चे की ग्रोथ के लिए ये टीके लगवाने बहुत आवश्यक हैं और वो खुद आगे आएँ और इन सुविधाओं का पूरा उपभोग करें। सब जगह आंगनवाड़ी सेंटर तक टीकाकरण हो रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर तक, यानी गांव के लेवल तक। महीने में एक बार हमारी एएनएम जो पीएचसी पे होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, उसके आसपास जो गांव होते हैं, हर गुरुवार को, प्रथम गुरुवार, द्वितीय गुरुवार, तृतीय, वो जो नियर बाई विलेज है वहाँ जाती है और हमारी आशा के थ्रू एक एक घर को, एक एक परिवार को ये पता है कि कौन से गुरुवार को अपने गांव में टीकाकरण होना है। तो इसमें अगला जो कदम है, जो आप कह रहे हैं 5%, 10%, वो कदम जनता की तरफ से भी आना है और इसकी महत्व को समझते हुए आप लोग आगे आएँ। सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं, आप आगे आएँ और उनका उपभोग करें। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। अब सरकार जो प्रयास कर सकती थी वो प्रयास कर रही है, करती भी रहेगी। अब जन भागीदारी की ज़रूरत है। आप लोग जन भागीदारी निभाएं और अपने प्रदेश को, अपने देश को स्वस्थ बनाएं। डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर प्रदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सरल शब्दों में आपने टीकाकरण की अहमियत भी समझाई और क्यों ज़रूरी है, क्यों करवाना चाहिए, सब कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।